केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में यात्रा इस समय निकाले हुए हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू हुई थी, आज समापन होने वाला है। तो इस यात्रा का क्या असर है, क्या मायने हैं, क्यों निकाली गई है यात्रा और इससे पूरा बिहार क्यों गरमाया हुआ है, इस पर बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि पप्पू यादव क्यों इतना नाराज़ हैं कि उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा के रथ के सामने लेट जाऊंगा, मेरी लाश के ऊपर से ये रथ गुजरेगा। उनके गुस्से के पीछे क्या मायने हैं, क्या कारण है, इस पर बात करेंगे। और आज अररिया में जब पहुंचे गिरिराज सिंह तो उनके साथ सांसद भी थे प्रदीप सिंह। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अररिया में रहना है तो हिंदू हिंदू कहना है। तो आखिर उपचुनाव के पहले ये जो किया जा रहा है इसके पीछे क्या कारण है, उसका क्या लाभ हानि होनी है, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बिहार में उपचुनाव होने हैं 4 सीटों पर और मामला एकदम गरमाया हुआ है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाले हुए हैं गिरिराज सिंह, कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? क्या इस यात्रा का कुछ असर होगा? क्या ये यात्रा एक तरीके से सीमांचल में हिंदू वोटर्स को मोबिलाइज करने का एक तरीका है? क्या मायने हैं इसके? देखिए, सीमांचल को लेकर के बीजेपी जब भी अकेली सत्ता में रही है, अकेली मतलब जब अकेले उसको बात करना रहा है, तो सीमांचल में घुसपैठ को लेकर के बीजेपी शुरुआत से ही आवाज उठाती रही है। अगर वो जेडीयू से अलग राजनीति की है तो सीमांचल को लेकर के बीजेपी बात करती रही। अब सवाल है कि गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली। गिरिराज सिंह बीजेपी के मंत्री हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो एक हिंदू के तौर पर वो यात्रा निकाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो हिंदू के तौर पर यात्रा निकाल रहे हैं और उनके जो कुछ बयान है, कुछ शब्दावली है, वो लोगों के लिए आई ओपनर भी है। आई ओपनर मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि क्या वाकई जो बीजेपी कह रही है कि वहां पर घुसपैठ हो रहा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो अगर आ रहे हैं तो किसी बाहर के मुल्क के लोगों के लिए कोई जगह पनाहगार तो बनना नहीं चाहिए। तो गिरिराज सिंह अगर इस पे अपनी आवाज उठा रहे हैं तो गलत क्या कह रहे हैं? गलत तो नहीं कह रहे, मगर सरकार तो नहीं की है, केंद्र में भी उन्हीं की है, राज्य में भी उन्हीं की है। मैं आपसे वही बात कह रहा हूं, सरकार उन्हीं की है, ये सारी बातें सही है, लेकिन इकोसिस्टम जो सालों का बना होता है वो टूटने में वक्त लगता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी को, अगर इस देश के जो निवासी हैं उनको निकालने की भी बात नहीं कर सकते, चाहे वो मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, उनको आप रोहिंग्या और घुसपैठिया भी नहीं बोल सकते, ये भी गलत है। लेकिन अगर रोहिंग्या और घुसपैठिया आ रहे हैं बाहर से, तो आप किसी धर्म विशेष के लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह की कलाबाजी भी नहीं दिखा सकते और कोई सियासी पार्टी उसको वोट बैंक की तरह ट्रीट भी नहीं कर सकता। ये दोनों चीज गलत है ना, दोनों चीज संविधान विरोधी। मैं तो साफ कह रहा हूं कि जो लोग यहाँ के लोग हैं, यहाँ रहते आए हैं, अगर आप उनको घुसपैठिया और रोहिंग्या कहते हैं तो निश्चित तौर पर यह डेरोगेटरी है कि एक बड़ी आबादी के खिलाफ आप इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं। पर सवाल यह है कि इसका भी जवाब गिरिराज सिंह ने दिया। गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि कुछ मुसलमान जो यहाँ के ओरिजिनल बासिंदे हैं उनसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि वो भी परेशान है कि बाहरी मुसलमान जो बाहर से आए हैं, जो दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं, वो किस तरीके से उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो सवाल यह है कि वाकई अगर ये गंभीर मसला है तो इस पे चिंता तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेमोग्राफी चेंज होता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता तो अब यूरोप में भी लोग कर रहे हैं, ये चिंता लोग फ्रांस में भी कर रहे हैं, जर्मनी में भी कर रहे हैं, इंग्लैंड में भी कर रहे हैं, बहुत जगह पे कर रहे हैं कि आखिरकार उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है। पर मैं एक बार फिर से यह साफ करना चाहता हूं कि आप यहाँ के बाशिंदे को केवल उसका नाम, अगर मुसलमान कोई नाम है तो आप उसको रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी नहीं कह सकते, ये भी उतना ही गलत। बिल्कुल। तो इन दोनों को कानून की निगाह से देखना पड़ेगा और संविधान की निगाह से देखना पड़ेगा। जिसको जो पॉलिटिक्स सूट करता है और फिर पॉलिटिकल डिविडेंड के रूप में कोई देखता है तो ये कानून की नजर में गलत है, ये संविधान की नजर में गलत है। और मुझे लगता है इससे ऊपर उठ करके बात करनी बहुत जरूरी है। अब जहां तक देख लीजिए सीमांचल के पॉलिटिक्स की आप बात करें जी, सीमांचल के पॉलिटिक्स में आप ध्यान देंगे तो
अररिया से जीतते कौन है? बीजेपी जीतती है। कौन अभी सिटिंग एमपी है? तो प्रदीप सिंह है। प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि अररिया में रहना होगा तो आपको हिंदू बनना होगा। अब इसके कई मायने हैं जी। मैं वही कह रहा हूं कि इसके कई मायने हैं। अगर आप पोलराइज कर रहे हैं तो पोलराइज कोई भी करे वो गलत है, वो गलत है। लेकिन आपका उद्देश्य अगर ये है कि भाई आप जाति पाति आप कर लीजिए, जब आपको बेटियों की शादी करनी है कर लीजिए, जब आपके घर में मुंडन करना है कर लीजिए, लेकिन वैसे सभी जातियों में सामंजस्य हो, जातियों के बीच में भेदभाव नहीं हो। तो सवाल यह है कि जब तक कोई बांटने वाली बात नहीं करते तो उसके पीछे आप अलग अलग तरह का मकसद बता सकते हैं। लेकिन देखिए बड़ी बात क्या होती है? बड़ी बात यह होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पे कितना भी आरोप लगा ले, सब लोग एक एक मूव चलते हैं ये सोच करके कि ये पॉलिटिकली हमें कितना फायदा करेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे अन्य दल हो। समझ गए? सब लोग इसलिए इस तरह की बात करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिकली हमें नुकसान होगा तो बोलना नहीं है, फायदा होगा तो हमें बोलना है। तो सवाल यह है कि प्रदीप सिंह के इस बयान के बाद वहां मुद्दा संस्था के लोग हैं वो सड़क पर आ गए और उन्होंने कहा कि यहां पर सामाजिक सद्भाव रखना बहुत जरूरी है। अब आप जमीनी हकीकत को जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जैसे ही आप मधुबनी से बढ़ने लगते हैं, इनफैक्ट आप उत्तर बिहार में बढ़ने लगते हैं, तो आप पाएंगे कि जाति पाति फैक्टर सेकेंडरी हो जाता है और धर्म हावी हो जाता है, क्योंकि मुसलमानों की संख्या भी बढ़ने लगती है। अररिया में मुसलमान की तादाद अच्छी है, तकरीबन 50% के आसपास है। किशनगंज में 65% के आसपास है और पूर्णिया में भी मुसलमानों की संख्या बड़ी अच्छी है। कटिहार में भी मुसलमानों की संख्या बड़ी अच्छी है। अब एक मांग गिरिराज सिंह कर रहे हैं कि इन 4 जिलों में एनआरसी लागू होना चाहिए। अब एनआरसी लागू होना चाहिए, इसका पुख्ता आधार क्या है? सवाल यह है कि अगर बाहरी लोग आकर के यहां पर रह रहे हैं तो एनआरसी निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए। लेकिन अगर बाहरी लोग नहीं हैं और हम अपने ही देश के मुसलमान को डराएंगे धमकाएंगे तो यह भी उचित नहीं है, यह भी वाजिब नहीं है। तो सवाल यह है कि इस तरह की बात करके सिर्फ पोलराइज करना और फिर उसको दूसरी पार्टी उसको वोट बैंक के तरह ट्रीट करे, यह भी मुझे लगता है बहुत गलत और है। सवाल तो ये भी उठेगा कि भाई उपचुनाव है या चुनाव जब आते हैं उसके पहले ही इस तरह की यात्राएं, उसके पहले ही इस तरह की बातें क्यों होती, क्यों नहीं ये बातें लगातार? देखिए उपचुनाव जिधर हो रहा है बेलागंज इमामगंज वो सीमांचल में नहीं पड़ता है। उपचुनाव तरारी में हो रहा है वो सीमांचल में नहीं पड़ता है। उपचुनाव रामगढ़ में हो रहा है वो सीमांचल में नहीं पड़ता है। लेकिन ये सारे जगहों पर जहां उपचुनाव हो रहा है वो लिटमस टेस्ट तो है ही ना कि हवा किसकी बह रही है। आप देखिए बेलागंज इमामगंज में असुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं, वो अपने कैंडिडेट को उतार रहे हैं। इन चारों सीट पर प्रशांत किशोर भी अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतार रहे हैं, एनडीए भी अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतार रही है और महागठबंधन भी उतार रही है। तो सभी लोग अपने अपने उम्मीदवारों को जिताना चाहेंगे, जबकि ये चारों सीट में आप 3 सीट देख लें तो 3 सीट तो आरजेडी गठबंधन का ही है ना। एक सीट आप रख लीजिए तो जीतन राम मांझी का सीट है जो उन्होंने इमामगंज को छोड़ा है और अब उनकी बहू वहां से लड़ने जा रही है। तो इन 4 सीटों पर दरअसल लिटमस टेस्ट किसी का होगा तो वो प्रशांत किशोर का होगा कि प्रशांत किशोर कितने पानी में जी। और उसके बाद यह अंदाजा लगाया जाएगा कि आगे चल करके प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं। लेकिन आप देख लीजिए अगर गिरिराज सिंह हिंदुओं को जोड़ने की बात कह रहे हैं, और ये मैं आपको बता दूं सौरभ, मैं कई बार उनसे बात करता रहा हूं, हिंदुओं को जोड़ने की बात वो अक्सर करते हैं। जब आप ऐसे उनके साथ बैठेंगे तो जनसंख्या और हिंदू जातियों में बटा हुआ इसको लेकर के आपको गिरिराज सिंह हमेशा चिंतित मिलेंगे। और दरअसल उसकी चिंता की एक वजह जो है वो तो वाजिब है। बांग्लादेश में जो हुआ किससे छिपा हुआ है? जम्मू कश्मीर में 4 लाख हिंदू पलायन कर गए, वो उसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं है वो नहीं है, पर 4 लाख हिंदुओं को पलायन तो करना पड़ा ना, घाटी छोड़ना पड़ा। और अभी भी देख लीजिए सरकार बनी है, टारगेटेड किलिंग्स हो रहे हैं, तो आखिरकार उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये सारी ऐसी वजहें जिसको लेकर के आपको गिरिराज सिंह हमेशा चिंतित मिलेंगे
और अब आप जाइए उनसे बात करिएगा तो वो बहुत सारे उदाहरण पेश करेंगे। गिरिराज सिंह कभी नहीं कहते, मैंने नहीं सुना है, अगर आप, मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मैंने कई बार उनसे पूछा इसका क्या मतलब है, तो वो कहते हैं ये उनका थॉट प्रोसेस है। वो कहते हैं कि समरसता कायम रखने के लिए, सामंजस्य कायम रखने के लिए जो हिंदुस्तान की जिस तरह की आबादी है वही कायम रहना चाहिए। अगर इसमें बड़ा मूलचूल परिवर्तन हुआ तो हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी नहीं बचेगा, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म भी नहीं बचेगा। ये उनकी सोच है और वो अपनी सोच को कई प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों से वो मंत्री बने हुए हैं, बतौर मंत्री उनकी कई तरह की बाध्यताएं होंगी, लेकिन वो तीसरी बार मंत्री बने, इसलिए जो उनके दिल से लगा हुआ मुद्दा है ना, वो बतौर हिंदू के तौर पर वो बाहर आप उनकी सोच की बात कर रहे हैं, सामने है पप्पू यादव, उनकी सोच अलग है। उनका कहना है कि आप बांटने का काम कर रहे हैं। आप हिंदू की बात कर रहे हैं तो उससे मुसलमानों के खिलाफ आप बोल रहे हैं। मैं वही आप अररिया में प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि हिंदू कहना होगा, अररिया में रहना होगा, तो आप बंटवारे की बात कर रहे हैं। तो पप्पू यादव लगातार जो एग्रेसिव हैं इस यात्रा के खिलाफ, लगातार बोल रहे हैं, कह रहे हैं मैं रथ के सामने लेट जाऊंगा, इस तरह की बातें कह रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पप्पू यादव कह रहे हैं, दरअसल पप्पू यादव जिस कंस्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं वहां भी तो 5 लाख मुसलमान हैं। सवाल यह है कि पप्पू यादव, अब देखिए कांग्रेस का बैनर उनको दिखाई पड़ता है पीछे, तो वो कह रहे हैं उनकी लाश से यात्रा गुजरेगी। गिरिराज सिंह ने जवाब दिया कि नहीं, सीने पे चढ़ करके यात्रा गुजरेगी। तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहा है। अब पप्पू यादव का आपने सुना होगा, उन्होंने एक्स पे लिख दिया कि 24 घंटे में 2 टके के लॉरेंस बिश्नोई को वो हटा देंगे, मिटा देंगे। इन्होंने कह तो दिया था जोश में, क्या उसके पीछे आपको राजनीति नजर नहीं आती है कि दरअसल लॉरेंस बिश्नोई को धमकी क्यों दे रहे थे? और बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कर दी तो उसके लिए पप्पू यादव को बहुत तकलीफ होने लगा। इस बात को समझिए, इस तकलीफ के पीछे दरअसल पॉलिटिक्स है। तकलीफ हुआ कि नहीं हुआ ये अलग मसला है, लेकिन इसको बोलने के पीछे पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उनके कंस्टिट्यूएंसी में 5 लाख मुसलमान। अब लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को भी धमकी दे रहा है अलग अलग जरिए से। तो आप देख लीजिए कि पप्पू यादव ने फट से बोला, लेकिन अब उसी पप्पू यादव से पूछा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई पर आपका यह बयान था, तो पप्पू यादव उस बयान से भागने लगे। इसकी वजह क्या है? पप्पू यादव पत्रकार पे ही चिल्लाने लगते हैं, अजीबोगरीब शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। सवाल यह है कि यही पप्पू यादव ने ये कहा था ना, ये बोला था ना, अपने एक्स पे लिखा था ना, तो वो कहे मैं उस पे कायम हूं और मैं उसको चुनौती देता हूं। तो पप्पू यादव भी जो कह रहे थे उसके पीछे भी पॉलिटिक्स है, और सीमांचल की पॉलिटिक्स पर पप्पू यादव भी मजबूत पकड़ रखना चाहते हैं। वो सिर्फ पूर्णिया तक ही रहना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी पकड़ अररिया में भी हो, किशनगंज में भी हो, कटिहार में भी हो, और वो सीमांचल को अलग प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी एक राजनीति है। इसलिए जो ये वॉर ऑफ वर्ड्स देख रहे हैं पप्पू यादव और गिरिराज सिंह के बीच में, वो अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने का सवाल है, अपने अपने वोटर्स को रिझाने का सवाल है। चुनाव आने वाला है, विधानसभा चुनाव में जबरदस्त आप देखेंगे 2-2 हाथ होगा। कांग्रेस पप्पू यादव को मैदान में उतार दी है, पप्पू यादव के सहारे कांग्रेस मजबूत दिखना चाहती है। हरियाणा और कश्मीर में कांग्रेस बुरी तरह से पिटी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कांग्रेस को पिछले चुनाव की तुलना में कम सीटें देने जा रही है। तो दरअसल अब कांग्रेस मजबूत पोस्चरिंग करना चाहती है, इसलिए पप्पू यादव के कंधे पर रख करके बंदूक दागा जा रहा है। यह सच बात है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता मुसलमानों में खास तौर पर बढ़ी है। आप कर्नाटक चुनाव का परिणाम देख लें और अलग अलग जगह का परिणाम देख लें तो राहुल गांधी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। बड़ा सवाल यह है कि उस पर कांग्रेस जो है उसको भुनाना चाहती है, पर किस हद तक भुना पाएगी ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, ये तो वक्त के साथ ही सामने आएगा। बाकी आपका हिंदू स्वाभिमान यात्रा, गिरिराज सिंह की जो यात्रा है, इस पर क्या सोचना है? और पप्पू यादव जो नाराज हो रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, उस पर क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी बिहार है और बिहार में राजनीति 24 घंटे 7 दिन
365 दिन होती रहती है। हम ऐसे जो भी अपडेट्स होंगे आप तक लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।